धूल से अटी एक छोटी सनती बस्ती के दिल में एक बहुत पुरानी कपड़े की फैक्ट्री खड़ी थी, जिसकी छत की चादरें जंग आलूद थीं, दीवारें दरारों से भरी थीं और खिड़कियों की सलाखें भी टेढ़ी हो चुकी थीं। मशीनें आहिस्ता आहिस्ता छन छन की आवाज़ें निकालतीं, जैसे कोई बूढ़ा दिल आहिस्ता आहिस्ता चलता हो। मजदूर दिन भर की मेहनत की थकावट लिए एक एक करके आते और जाते थे, लेकिन कोई भी आगे की बेहतरी की उम्मीद नहीं रखता था। इस फैक्ट्री का मालिक सेठ मानिक लाल था, एक अमीर लेकिन दिल से खाली शख्स जो हमेशा अपना नफ़ा पहले देखता था और इंसानी कदर की इसे कोई फिक्र नहीं थी। वो एक खूबसूरत दफ्तर की कुर्सी की पुश्त से बैठा नीचे की दुनिया को कीड़े मकड़ों की तरह देखता था, जो काम करने की ताकत रखते थे लेकिन कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। इन तमाम मजदूरों की भीड़ में एक शख्स इकबाल भी था, 40 की उम्र को छूता हुआ एक मेहनती कारीगर जो दिल की गहराई से अपना काम करता था। इकबाल की निगाहें हमेशा मशीन की हरकत की पैरवी करतीं, वो छोटी छोटी आवाज़ें भी सुन सकता था जो बताती थीं कि कोई चीज़ ठीक नहीं। फैक्ट्री के सब कारकुन इकबाल की कदर करते थे, क्योंकि कोई आला ख़राब हो जाता तो इकबाल आ जाता, अपने माहिराना हाथों की छू से इसे ठीक कर देता, चाहे कितनी ही छपी हुई खराबी क्यों ना हो। लेकिन मालिक की नज़रों की तरह इकबाल की कदर को भी नज़रअंदाज किया जाता रहा, क्योंकि वो कोई ओहदेदार नहीं था। कारखाने की छत के नीचे एक छोटी कोठरी की तन्हाई में इकबाल की एक खूबसूरत दुनिया आबाद थी, जहां वो अपनी नाउम्र बेटी आयशा के साथ मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करता था। आयशा इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही थी और बाप की रहनुमाई की बदौलत मशीन की तकनीकी बारीकियों को बखूबी समझती थी। एक दिन एक कम उम्र मजदूर एक खस्ता हाल मशीन की जद में आ गया, जिसकी चादरें ढीली थीं और गैर भी घुस चुके थे। लड़के का हाथ बुरी तरह फंस गया और हड्डी चटकने की आवाज़ ने सबको हिलाकर रखा, उसके हाथ से खून बहने लगा। सुपरवाइजर ने चुपके से इसे एक तरफ खिसका दिया, इस पर जर्रा रहम न आया और कोई डॉक्टर भी नहीं बुलाया। इस मंजर ने इकबाल के दिल को छलनी कर दिया। आज एक मजदूर का हाथ किट गया, वो अपाहज हो गया, क्योंकि इस फैक्ट्री में हिफाजत की कोई सहूलत नहीं थी। इकबाल ने आगे आकर कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रह सकता। ये जुल्म कब तक होता रहेगा? ये सब इंसानी जाने हैं को मशीन नहीं जिसे बदल दिया जाए। इसकी आवाज़ ने एक आग की चिंगारी की तरह काम किया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मजदूर भी आगे आ खड़े हुए। एक आवाज़ की ताकत ने सबको जोड़ दिया। अब उन्हें अपनी महरूमियों का एहसास हुआ, फिकड़ी मालिक उन्हें को सहूलत नहीं देता, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि इकबाल सही कह रहा है, उन्हें इंसानी वक़ार की जंग लड़नी पड़ेगी। कारखाने की मशीनें एक एक करके रुक गईं, क्योंकि कोई मजदूर काम के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब ने कहा कि पहले हिफाजत की सहूलतें फराहम की जाए, तरबियत की जाए और उजरतें भी इंसानी अंदाज की हों, वरना कोई एक भी चरखा नहीं चलेगा। आखिरकार मजबूर होकर सेठ ने इकबाल को अपने दफ्तर बुलाया और कहा, अच्छा, तुम कहते हो तुम चला सकते हो ये फैक्ट्री, आ जाओ, संभालो, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। सेठ की आवाज़ में एक तंज था, एक छपी हुई चैलेंज की चमक भी, गोया वो चाह रहा था कि इकबाल नाकाम हो जाए और इसे एहसास हो कि आम मजदूर की औकात क्या होती है। इकबाल ने एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़े होकर इसे देखा, दिल की गहराई से एक अज़्म लिया कि आज वो दिखा देगा कि मेहनत की कदर क्या होती है, हुनर की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। इकबाल ने यह चैलेंज कबूल किया, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि यही मौका है चीज़ें बदलने का। यही वो दिन था जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था, कि इसे दिखाने का मौका मिले कि मेहनत, ईमानदारी और सही रहनुमाई की ताकत क्या होती है। आयशा की रहनुमाई की बदौलत इकबाल ने पहले मशीनें ठीक की, एक एक आला खोला, इसे खूब चेक किया, जो हिस्से घुस चुके थे उन्हें बदला और जो जोड़ ढेले थे उन्हें किस लिया। ये सब काम इकबाल ने खुद अपने हाथों की ताकत से किया, क्योंकि इसे मालूम था कि कोई और इतनी दिलजमी से ये काम नहीं करेगा। आखिरकार एक ताकतवर सरमायादार ने आकर फैक्ट्री की सूरत हाल को देखा तो वो हैरान रह गया। जहां पहले बदनज़मी और आहो-बका थी, आज एक मजबूत, बाहिम्मत और खुशहाल बरादरी खड़ी थी, जिसकी रहनुमाई इकबाल कर रहा था। चुनांचे इकबाल को फैक्ट्री मैनेजर बनाया गया और इसे हिस्स भी मिले, क्योंकि मालिक ने तस्लीम किया कि यही शख्स आगे की रहनुमाई की ताकत रखता था। इकबाल ने अपना अंदाज जिंदगी नहीं बदला। आज भी वो छोटे घर की छत के नीचे आयशा के साथ रहता था, लेकिन आज तमाम कारकुन इसे इकबाल उस्ताद कहकर इज्जत देते थे।